हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, ओ अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी के चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा नारा था अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी का चाहे विज्ञापन हो या फिर नरेंद्र मोदी की जनसभाएं, हर जगह एक ही गूंज सुनाई पड़ती थी, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने का नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया वो सुपरहिट हुआ। अच्छे दिन की उम्मीद में मतदाताओं ने मोदी की झोली को वोटों से भर दिया। चुनाव में मिली जबरदस्त जीत के बाद मोदी ने खुद कहा अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन वाह। अच्छे दिन लाने के लिए सरकार को उठाने पड़ेंगे अहम कदम, कड़े कदम, कठोर फैसले लेने होंगे। ऐसे फैसले जिनका ताल्लुक आपके किचन में आने वाले गैस सिलेंडर से भी है, सब्सिडी पर चलने वाली लाखों करोड़ों की डीजल गाड़ियों से है। सब्सिडी को आप मैनेज करो, कंट्रोल करो, कम करो तो सरकारी घाटा कम होगा। सरकारी घाटा कम होने से पूरे देश को फायदा होता है। आपका ईएमआई का रेट कम हो जाएगा। सरकार की जो हैसियत होती है, हिम्मत होती है कि नए प्रोजेक्ट्स लगाने के, वो बढ़ जाती है। आपके इन्फ्लेशन का दर कम हो जाएगा। तो तरह तरह के इसमें फायदे होते हैं। तो ये सब अच्छे दिन ही है। मगर पहले ये तो समझ लें कि अच्छे दिन होते क्या हैं। अच्छे दिन होने का मतलब है बेरोजगारों को रोजगार मिले, घर का किचन चलाने में मुश्किल ना हो और नौकरी करने वालों की जेब गर्म रहे। नरेंद्र मोदी अच्छे दिन कैसे लाएंगे, ये समझने से पहले ये तो जान लें कि इस समय आपके बुरे दिन क्यों चल रहे हैं। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, खाने पीने की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं, मतलब महंगाई पर लगाम नहीं लग रही और कामकाजी लोगों की कमाई बढ़ नहीं रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे दिन क्यों आएंगे, क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपने एक निर्णायक सरकार को मत दिया है, वोट दिया है और वो निर्णायक सरकार निर्णय लेगी और देश को आगे ले जाएगी। केंद्र सरकार ना तो खुद बहुत ज्यादा नौकरियां दे सकती है और ना ही महंगाई पर जल्दी अंकुश लगा सकती है, लेकिन जानकारों की राय में सरकार कठोर कदम उठाकर ऐसा माहौल बना सकती है जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। मगर मुश्किल यह है कि केंद्र सरकार इस समय भारी घाटे में है। सरकार का वित्तीय घाटा यानी आमदनी और खर्च का अंतर करीब 6 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसकी वजह से कंपनियां बाजार में निवेश नहीं कर रही हैं। निवेश नहीं करने से न तो नए रोजगार पैदा हो रहे हैं और न ही आर्थिक तरक्की हो रही है। वित्तीय घाटे को कम करने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि जो सरकारी खर्चा है, जो जिसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं, आप इसको कम कीजिए। सरकारी खर्चा कम करने के लिए बड़े पैमाने पर आपको सरकार पर होने वाला धन जो है, जो प्रशासन पर होने वाला धन जो है, उसमें कटौती करनी पड़ेगी। और अगर आप भ्रष्टाचार को रोक सकें तो इतने बड़े पैमाने पर आपके पास पैसे बचेंगे कि आपको किसी भी चीज के लिए बजट की कमी नहीं रहेगी। सरकार के 6 लाख करोड़ रुपए के घाटे से मुश्किल क्या हो रही है? मुश्किल ये हो रही है कि जिस पैसे से उद्योग धंधे लगाए जाते, कल कारखाने खोले जाते, स्कूल और अस्पताल बनाए जाते, जिनसे युवाओं को रोजगार मिलता, उस पैसे से सरकार को अपने घाटे की भरपाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। सरकार को 6 लाख करोड़ का वित्तीय घाटा क्यों हो रहा? सरकार को इतना बड़ा घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे गैस सिलेंडर, डीजल, किसानों को दिए जाने वाली खाद उसकी लागत से कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है। सरकार से जो उम्मीद लोग बनाए हुए हैं कि इन सब विषयों पे वो निर्णय लेंगे, इन विषयों का सुधार करेंगे, लेकिन ये जो सुधार है वो जल्दबाजी में नहीं होगा। यूपीए की सरकार ने जो गलतियां की है वो गलतियां नहीं करनी चाहिए नई सरकार को। उनको इस पर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जो लॉन्ग टर्म कदम है, वो लेना पड़ेगा। तो जब लोग उम्मीद बनाए हुए हैं, लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि एक जादू की छड़ी नहीं है किसी के पास। ये 1 तिमाही में, 2 तिमाही में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसमें वक्त लगेगा, आपको थोड़ी कठिनाइयां भी होगी। सरकार का वित्तीय घाटा इस समय करीब 6 लाख करोड़ रुपए है। सरकार रसोई गैस पर 47,000 करोड़ रुपए, डीजल पर 51,000 करोड़ रुपए,
खाद पर 68,000 करोड़ रुपए और खाद्य सुरक्षा पर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी देती है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस सब्सिडी में सरकार कटौती कर दे तो इससे देश का वित्तीय घाटा सीधे काबू में आ जाएगा और बची हुई राशि को विकास के काम में लगाया जा सकेगा। आर्थिक जानकारों की राय में डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी को सरकार अब और बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। सरकार को प्रति लीटर 6 रुपए सब्सिडी देनी पड़ती है। इस तरह सरकार को अपने खजाने से एक साल में करीब 51,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देनी पड़ रही है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक अगर डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया जाए तो इससे वित्तीय घाटे को पाटने में मदद मिल सकती है। और जो देश का आम उपभोक्ता है ना, डीजल को लेकर के आप देखिए, डीजल का उपभोक्ता आम भी है और लेकिन खास भी है। BMW वाले भी डीजल चला रहे हैं, डीजल पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी मॉलें भी डीजल पे चल रही हैं, सब सब्सिडाइज डीजल पे चल रही हैं। तो जो सरकार आएगी उसको देखना पड़ेगा कि जो आदमी BMW चला रहा है, मर्सिडीज चला रहा है, उसको सब्सिडाइज डीजल क्यों दिया जा रहा है। मोदी जी का जो अगर आप देखें मैनिफेस्टो में जो उन्होंने कहा है उससे बहुत स्पष्ट है कि उनके जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होंगे आने वाले दिनों के लिए, सबसे जरूरी जो है वो है महंगाई कंट्रोल करना। महंगाई वो कंट्रोल करते हैं तो उसके ऊपर जो डीजल और पेट्रोल कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही लिंक किया हुआ उसको इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। तो जब वो बढ़ते हैं तो यहां भी बढ़ रहे हैं, तो उसमें तो कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। डीजल की कीमतें जो है अभी देश नहीं बढ़ा रहा है, मुझे लगता नहीं कि मोदी जी भी जल्दी बढ़ाना चाहेंगे उसको। आपके घर में आने वाले सिलेंडर पर सरकार को अपने खजाने से अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ता है। सरकार इस समय प्रति सिलेंडर करीब 450 रुपए सब्सिडी देती है। इस तरह घरेलू गैस पर सरकार को सालाना करीब 47,000 करोड़ रुपए सब्सिडी देनी पड़ती है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि घरेलू गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को सख्ती से कम करने का समय आ गया है ताकि सरकार अपने घाटे को कम कर सके। आप जिनको जरूरत है उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, लेकिन वो करोड़ों लोग जिनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है उनको सब्सिडी क्यों, उनको सहायता क्यों। और दूसरी बात यह है कि आप ये करके आप उस आदमी के लिए, उस गरीब आदमी के लिए जिसके लिए सब्सिडी है, उसके पास तो नहीं पहुंच पाती। मिट्टी का तेल का मैं आपको उदाहरण देता हूं। मिट्टी का तेल पे जो कीमत है जिस पे सब्सिडी 35 रुपए से ज्यादा है प्रति लीटर, मिट्टी का तेल 70% जो है उसका प्रयोग जो है वो एडल्ट्रेशन के लिए और कालाबाजारी के लिए होता है। जिसको जरूरत है उसको 30% नहीं मिलता। मोदी साहब एलपीजी के जो सब्सिडी है उसको बढ़ाना चाहेंगे। 48,000 करोड़ रुपए की सारी सब्सिडी है और मैंने आपसे कहा कि कॉर्पोरेट जगत को 5,75,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है इस साल। तो जो कटौती करनी चाहिए तो वो तो वहां करनी चाहिए जो कॉर्पोरेट लोगों के पास सब्सिडी जा रही है, ना कि जो गरीब आदमी के पास या आम आदमी के पास 48,000 करोड़ रुपए के माध्यम से आपको 9 सिलेंडर मिलेंगे साल के, वो क्यों कम करने हैं। कम तो वहां करने चाहिए जहां पर आप देख रहे हैं कि एक्सेस में या फालतू का पैसा चला गया या सब्सिडी दी जा रही है, उसको काटने की जरूरत है। सरकार को अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा खेती में काम आने वाले खाद पर खर्च करना पड़ता है। किसानों को दिए जाने वाले खाद पर सरकार को साल में करीब 68,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ती है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां किसानों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी है। सवाल उठता है कि ऐसे किसानों को और सब्सिडी क्यों मिले। उसमें किसानों के लिए कुछ चीज़ों पे सब्सिडी देने का, वो भी किसानों के हाथ में न दे के तो उद्योगपतियों के हाथ में वो सब्सिडी देने का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। और जब सरकार डीजल की कीमत बढ़ाने की हिम्मत कर सकती है तो उसको ये भी ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत साफ लॉजिक है, इस लॉजिक में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके साथ दूसरा लॉजिक ये भी है कि फिर जो कीमत तय हो किसानों की प्रोडक्ट की, वो फिर उसके लागत के आधार पे हो और सरकार इंश्योर करे कि वो कीमत उसको मिल जाए। यूपीए सरकार पहले ही किराना में एफडीआई को मंजूरी दे चुकी है, पर बीजेपी शुरू से इसके विरोध में रही है। हालांकि बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि सत्ता में आने के बाद वो यूपीए के फैसले को पलट देगी। जानकारों की माने तो बीजेपी को अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि किराना में एफडीआई के आने से न सिर्फ किसानों और उपभोक्ताओं को फायदा होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सिर्फ विदेशी निवेश से उनकी नौकरियां नहीं जाएंगी। आज ग्राहक जो है हर तरीके से, हर दुकानदार से एक एफिशिएंसी की अपेक्षा करता है कि मुझे अच्छे
प्रोडक्ट्स मिलें और अच्छे दाम पर मिले और साफ़ सुथरी जगह पर मिले। इसलिए जो किराने की जो दुकानें हैं उनको भी काफ़ी कुछ खुद बदलना होगा और काफ़ी कुछ उन्होंने बदला भी है, काफ़ी प्रोफेशनलिज्म आया भी है। लेकिन अगर आप विदेशी निवेश को बेशक रोक दें, लेकिन देसी निवेश जो है, जो देश की जो बड़ी कंपनियां हैं वो तो आ ही रही हैं, वो तो अपना कारोबार फैला ही रही हैं। तो जब बड़ी कंपनियां बनाम छोटे किराने की दुकान, बात इस पर है, विदेशी निवेश की उतनी नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि सरकार को एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि जिससे जो लोग अभी इन दुकानों में काम कर रहे हैं उनको रीट्रेन किया जाए। गैर जरूरी सब्सिडी घटाने के फैसले लिए भी जाते हैं तो उसका असर दिखने में काफी वक्त लगेगा, पर लोगों को फौरी तौर पर महंगाई से राहत मिलने का इंतजार है। खाद्य विशेषज्ञों का मानना है कि देश में खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं है। सरकार चाहे तो कठोर प्रशासनिक उपायों से महंगाई पर काबू पा सकती है। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मोदी जी महंगाई कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आज तक अगर आप देखें तो इकोनॉमिस्ट हमारे देश के या पॉलिसी प्लानर्स बताते हैं कि सप्लाई डिमांड कंस्ट्रेंट है, यानी सप्लाई और डिमांड में मिसमैच है। मेरा ये कहना है, और कई बार कहता आया हूं कि कहीं सप्लाई में कोई कमी नहीं आई है इस देश में, और सप्लाई बिल्कुल ठीक है। सिर्फ जो प्रॉब्लम आ रहा है महंगाई का वो है कि जो होलसेल और रिटेल ट्रेड है वो अपना मनमौजी से जो मुनाफा कमा रहे हैं वो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। उसको अगर कंट्रोल करना है, मेरा मानना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीना चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए। कहीं दिक्कत नहीं है देश में और क्राइसिस एग्रीकल्चर के ऊपर फ्रंट पे या फूड का स्टॉक्स के ऊपर। नरेंद्र मोदी खुद को निर्णायक नेता के रूप में पेश करते रहे, मतदाताओं से निर्णायक फैसले की अपील करते रहे ताकि मजबूत सरकार निर्णायक फैसले ले सके। मोदी को चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला है। आर्थिक विशेषज्ञों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था की कायापलट के लिए कठोर और निर्णायक फैसले लेंगे।